नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। दोस्तों, निबंध लेखन की श्रृंखला में आज का हमारा विषय है परमाणु ऊर्जा बनाम परमाणु सुरक्षा। निबंध लेखन की श्रृंखला लगातार ही चल रही थी, बीच में थोड़ा सा गैप आया था, लेकिन उसके बाद vision@75 वाला जो डॉक्यूमेंट था उसे हमने देखा, जो कि नीति आयोग के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। हालांकि वो बहुत नया नहीं है, पहले ही आ चुका है, लेकिन उसकी प्रासंगिकता अभी भी है। उसका हिंदी वर्जन आप देखे थे और इंग्लिश वाला जल्दी ही आपको मिल जाएगा, उसकी चिंता मत कीजिएगा। अब यहाँ पर हमारा नया मुद्दा आपको दिखाई दे रहा है, परमाणु ऊर्जा बनाम परमाणु सुरक्षा। और आप जानते हैं दोस्तों कि बढ़िया निबंध लिखने के लिए पहले क्या करना चाहिए। आपने पढ़ रखा है या आपने सुना होगा इससे पहले, किसी भी शीर्षक का आपको सही सही चुनाव करना होता है। जब भी किसी मुख्य परीक्षा में आप भागीदार बनने के लिए जाते हैं या उसमें भाग लेने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर एक साथ बहुत सारे शीर्षक आपको दिए जाते हैं, और जितने भी शीर्षक दिए जाते हैं उसमें से आपको अपने उपयुक्त चुनना होता है, जिस पर कि आप बेहतर लिख सकते हैं। और वो शीर्षक भले ही साधारण हो, लेकिन उसके बारे में आप A to Z जानते हैं और सिर से पैर तक उसे पूरा समाधान करके लिख सकते हैं, तभी आप उसे उठाएं। नहीं तो सिर्फ जोश में आकर या जो हाईलाइटेड मुद्दे हैं, हॉट टॉपिक हैं, उनको आपने पकड़ लिया कि ये बड़ा चर्चित है और बड़ा तारीफ की बात हो जाएगी, तो इस पर लिख देते हैं और उसकी आधी अधूरी जानकारी आपके पास है। आपने उमंग में आकर शुरू तो कर दिया, मतलब स्टार्टिंग उसकी बढ़िया लिख दी, लेकिन उपसंहार और जो मेन मैटर है उसमें आते आते आपकी जानकारियां समाप्त हो गई, और जब जानकारियां समाप्त हो जाती हैं तो निबंध की दिशा भ्रमित हो जाती है। ये चीज़ होती है। इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि शीर्षक वही चुनिए जिस पर कि आप लिखने में सक्षम हो। अब मान लीजिए कि आपने यही शीर्षक चुन लिया है, जो कि है परमाणु ऊर्जा बनाम परमाणु सुरक्षा। तो इसको चुनने के बाद आपको भली भांति समझना होगा कि इसके अंदर पूछ क्या रहा है। जो यूपीपीसीएस या उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है या राज्य स्तरीय जो परीक्षाएं होती हैं, वहाँ पे शब्द सीमा काफ़ी कम होती है। 700 शब्दों के अंदर ही आपको अपने उत्तर को ढालना होता है, यानी निबंध को ढालना होता है। अब ये जो शब्द सीमा है यूपीएससी में ज़्यादा होती है, उसकी बात अलग है। तो ये जो 700 शब्दों की शब्द सीमा है, इसमें आप बहुत ज़्यादा फैला नहीं सकते, ये मानी हुई बात है। तो ऐसी कंडीशन में आपको शीर्षक को भली भांति समझकर जो केंद्रित मुद्दा है एकदम टू द पॉइंट होकर लिखना होता है। जितना हो सके उतना तथ्यों का यहाँ पे वास्ता देना होगा, और उपसंहार और जो भूमिका है उसको संक्षिप्त लेकिन प्रभावशाली रखना होगा। बहुत लोग क्या करते हैं कि समझ तो जाते हैं कि शीर्षक में क्या कहा जा रहा है, लेकिन जब भूमिका लिखना शुरू करते हैं, जैसे मान लीजिए प्रस्तावना या भूमिका इसे आप कह सकते हैं, तो इसको बहुत विशालकाय लिख देते हैं। मतलब यहीं पर बहुत ज़्यादा विस्तार कर देते हैं, क्योंकि अभी उन्होंने शुरुआत की है, और जब शुरुआत आप करते हैं तो आपकी ऊर्जा का स्तर थोड़ा ज़्यादा होता है। आपकी विचारिक जो क्षमता होती है वो भी अभी शार्प रहती है, ताज़ा तरीन रहती है, आप कह सकते हैं। और ऐसे में आपके अंदर जुनून की कोई कमी नहीं होती है, तो आप शुरुआत में एकदम जी जान से लिखते हैं, लेकिन अंत तक आते आते पता लगता है कि शब्द सीमा से आपका निबंध पार होने लगता है, तो आपको घबराहट होने लगती है कि अभी और 2 लिखने हैं और इसी में हमने इतना समय लगा दिया और ये फैलता जा रहा है। तो फैलने की वजह से भी आपको नंबरों में भुगतान उसका करना पड़ेगा, ये दिक्कत हो जाएगी। इसलिए भूमिका को जितना हो सके उतना संक्षिप्त रखिए। हाँ, प्रभावशाली होनी चाहिए, मतलब भूमिका ऐसी हो कि वो आकर्षित करे, जो परीक्षक आपकी कॉपी चेक कर रहा है वो आकर्षित हो जाए, और जो बाकी हिस्सा निबंध का आपने लिखा है उसे पढ़ने के लिए विवश हो जाए। इस प्रकार की भूमिका हो, और अंत में जो उपसंहार आप देते हैं वो समाधान परक होना चाहिए। किसी समस्या का अगर इसमें जिक्र किया गया है, जैसे परमाणु ऊर्जा बनाम परमाणु सुरक्षा, तो यहाँ पर परमाणु ऊर्जा के जो दुरुपयोग हैं उन पर चिंता जाहिर की गई है, तो उसका समाधान आपको देना पड़ेगा। ये पूरा निबंध का आपका प्रारूप होता है, और जो मेन बॉडी होती है यानी मुख्य इसका भाग होता है, उसके अंदर जितनी भी आपकी जानकारियां हैं, जितने भी तथ्य हैं इस शीर्षक से जुड़े हुए, उन्हें आप क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, इसमें प्रारूप बनाना ये आपकी दूसरी ड्यूटी होती है। पहला काम तो ये है कि शीर्षक को आप भली भांति समझिए, और दूसरा काम ये है कि प्रारूप बना डालिए बिना देर किए, और इसमें बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है। ऐसा नहीं कि इसको बनाने में आपको 4-5 घंटे लग जाएंगे या पूरा जो 3 घंटे का समय है वो लग जाएगा। अगर आप अभ्यस्त हैं, आपने पहले से अच्छी प्रैक्टिस की है, जो कि आपको करनी चाहिए, तो आप 5 मिनट के अंदर एक प्रारूप को बहुत आराम से बना लेंगे, बल्कि इससे कम ही लगेगा, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। और प्रारूप बनाने का मतलब ये नहीं होता कि आप पूरा निबंध उसमें लिख डालेंगे, उसमें सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स को लिखिए जिसके अंतर्गत आप पैराग्राफ को आकार देने वाले। तो शुरुआत आपको कहाँ से करनी है ये आप स्वयं तय कर सकते हैं। यहाँ जरूरी नहीं है कि जैसा प्रारूप बना हुआ है आप वैसा ही लिखिए, या जैसा मॉडल निबंध आपको दिया जा रहा है आप वैसा ही प्रस्तुतिकरण दीजिए। निबंध में मौलिकता होनी चाहिए। आइडिया आप हर जगह से लीजिए, किताबों से लीजिए, वेबसाइट से लीजिए, यहाँ से इस वीडियो के माध्यम से लीजिए, लेकिन अपने विचारों में उसको ढालिए, यही सर्वश्रेष्ठ है। तो आइए देखते हैं इसमें प्रारूप में क्या कहा गया है। प्रारूप में शुरुआत होती है परमाणु ऊर्जा के महत्व से। देखिए, शीर्षक में ये कहा जा रहा है ना कि परमाणु ऊर्जा जो है वो परमाणु सुरक्षा के यहाँ विरुद्ध है। बनाम का मतलब क्या, यहाँ जैसे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, तो VS लगाते हैं, वही बनाम होता है। तो दोनों के बीच में यहाँ प्रतिद्वंदिता है। अगर हम परमाणु ऊर्जा की इच्छा रखते हैं तो हमें परमाणु सुरक्षा इसका ध्यान रखना होगा, मतलब ये हम जानते हैं। लेकिन उसके बावजूद होता यह है कि परमाणु ऊर्जा का जब हम इस्तेमाल करने लगते हैं, उससे लाभ प्राप्त होता है, तो एक समय ऐसा आता है कि हम सुरक्षा के कारणों में ढीले पड़ जाते हैं, और यहीं पर चूक होती है। दुर्घटनाएं होती हैं, और दुर्घटनाएं होती हैं तो प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं, और प्रश्न चिन्ह जब खड़े होते हैं तो मुद्दे उससे बनते हैं, और वही मुद्दा आपके सामने है। तो इसलिए सबसे पहले आपको बताना होगा कि परमाणु ऊर्जा असल में होती क्या है, इसका मतलब क्या है। उसके बाद भारत की इसमें वर्तमान स्थिति क्या है, भारत इस समय क्या कर रहा है, भारत की क्या कंडीशन इसमें हो सकती है।
परमाणु ऊर्जा के स्रोत क्या क्या हो सकते हैं, कहाँ से ये मिलती है, ये भी बताना होगा। अब इसके बाद यहाँ से आप अपने मेन मुद्दे पर आ रहे हैं, लाभ और हानि के बीच में सूक्ष्म अंतर। फायदा भी है और नुकसान भी है। जितना बड़ा फायदा है उससे कहीं ज़्यादा बड़ा नुकसान है, लेकिन उस नुकसान के डर से हम फायदे को नज़रअंदाज नहीं कर सकते और इसीलिए यहाँ सावधानी रखना अनिवार्य हो जाता है। जैसे बिजली, जो विद्युत होती है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है। अगर एक स्पर्श उसका आपको हो गया तो सीधा ऊपर ही जाकर आप रुकेंगे, ये सीधी बात है। लेकिन उसका उपयोग किए बिना आपका काम चल नहीं सकता, ये भी बात है। तो इसलिए बेहतर यह है कि उपयोग करिए, लेकिन सावधानी के साथ, वही बात है। अब इसके बाद स्वच्छ ऊर्जा का ये विकल्प है। जो जीवाश्म ईंधन वाली ऊर्जा हम लोग इस्तेमाल करते हैं, एक तो उसकी सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो सीमित है, सीमित भंडार है और एक न एक दिन वो खत्म हो जाएगा। उसकी तुलना में परमाणु ऊर्जा ऐसा नहीं है कि ये अनलिमिटेड है, इसके अंदर भी सीमा है, लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा में ये ऊर्जा निर्मुक्त होती है। जो नाभिकीय प्रक्रियाएं होती हैं उनसे बहुत बेहिसाब ऊर्जा निकलती है, तो वो कहीं ज़्यादा है जीवाश्म ईंधनों की तुलना में। और ऐसी स्थिति में ये स्वच्छ ऊर्जा का विकल्प हो सकता है। इसका अगर सीमित मात्रा में और सावधानी से इस्तेमाल किया जाए तो प्रदूषण की स्थिति नहीं होती है। हालांकि रेडियो एक्टिविटी खुद एक प्रदूषण है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो स्वच्छ ऊर्जा के क्या क्या विकल्प हो सकते हैं। अब यहाँ पर जब आप विकल्प लिखेंगे तो परमाणु ऊर्जा को ये सिर्फ लपेट कर नहीं रखेंगे, उसमें आप अन्य जो ऊर्जा के विकल्प हैं, जैसे कि नवीकरणीय जो ऊर्जा के संसाधन है, उनको भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ वो टॉपिक से बाहर नहीं होगा, बस ये ध्यान देना है कि बहुत ज़्यादा उसको फैलाना नहीं। और उसके बाद भविष्य का दृष्टिकोण क्या होना चाहिए, ये आपको लिखना है। ये पूरा प्रारूप है और इतना अगर आप इसमें ढांचा दे देते हैं तो इसमें निबंध को फ्रेम करना आसान हो जाता है। भले ही आप इसमें अपना 5 मिनट इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन ये 5 मिनट आपको अगले जो 2.5 घंटा या 3 घंटा है उसमें बहुत फायदा देने वाला है। देखिए, यहाँ शुरुआत हो रही है भूमिका से और ये डॉट बना दिया गया है, तो डॉट को आपको नहीं लगाना है, ये असावधानीवश बन गया है। भारत विकास के लिए निरंतर प्रयासरत है। विकासशील हमारी अर्थव्यवस्था है हम लोग कहते हैं, तो इसका मतलब क्या है, प्रयास अभी चल रहा है। और प्रयास किस लिए चल रहा है, तो विकसित होने के लिए चल रहा है, ये आप जानते हैं। अर्थव्यवस्था के उन्नयन हेतु सभी आवश्यक संसाधनों का जुगाड़ कर कैसे तेज बढ़त दर्ज की जाए, किस प्रकार से हम आगे निकल सके। और यह जो धारणा होती है या यह जो इच्छा होती है, यह हर विकासशील देश के अंदर होती है, उसका स्वप्न होती है, तो हमारे देश का भी है। और यह स्वप्न बगैर ऊर्जा की प्रचुर मात्रा के साकार नहीं हो सकता। ये सही बात है। अगर हमें विकास करना है तो हमें ऊर्जा के संसाधन ढूंढने ही होंगे और ऐसे साधन या ऐसे संसाधन ढूंढने होंगे जो कि किफ़ायती हो। पहली चीज़, मतलब ऐसा नहीं कि पता लगा जो सामान बनाने के लिए हम ऊर्जा इन्वेस्ट कर रहे हैं उस सामान के पूरे लाभ से उसकी जो लागत है ऊर्जा की वो ज़्यादा हो जाए, तो यहाँ घाटा लगने वाला है और घाटे वाला काम विकास की ओर नहीं बल्कि विनाश की ओर ले जाएगा। तो ऐसी स्थिति में ऊर्जा का जो संसाधन है वो प्रचुर मात्रा में होना चाहिए, किफ़ायती होना चाहिए और थोड़ा सा उसका भंडार भी ज़्यादा होना चाहिए। समूचा विश्व आज धारणीय विकास, ये आप नहीं होगा, यहाँ पे आज होगा, ठीक है। तो समूचा विश्व आज धारणीय विकास और अक्षय ऊर्जा के स्रोतों की बातें कर रहा है। क्यों कर रहा है? धारणीय विकास का मतलब ये हो गया कि हम प्रकृति के साथ साथ उसी के साथ तारतम्य बिठाकर विकास करें। प्रकृति को पीछे छोड़कर या प्रकृति के सिर पर चढ़कर अपने पैर से उसको कुचलते हुए हम आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि अगर हमने ऐसा किया तो वो हमारे लिए एक खड्डा तैयार करेगा और उसमें हमें झोंक देगा। मतलब कहने का तात्पर्य है कि विनाश हो जाएगा। और पर्यावरण को अपने साथ लेकर अगर हम विकास करते हैं और जो संसाधन हमें प्रकृति की ओर से उपहार स्वरूप मिले हुए हैं, जिनकी मात्रा सीमित है, जैसे कि भूमिगत जल है या अन्य संसाधन है, तो उनका उपयोग इस प्रकार से करें कि हम भी इस्तेमाल कर लें और हमारी आने वाली पीढ़ी भी उससे लाभान्वित हो सके। ये नहीं कि हम अपने ही इतना ज़्यादा उसको बेहिसाब तरीके से मिसयूज कर डालें उसका, कि हम हमारे लिए ही कम हो जाए, जो आने वाली पीढ़ी है वो तो मुंह ताकेगी। तो ऐसा हमें नहीं करना है और यही चीज़ कहलाती है धारणीय विकास। और अक्षय ऊर्जा के स्रोतों का मतलब ये होता है कि अपरिमित भंडार, मतलब ऐसे ऊर्जा के स्रोत हम तलाश करें और ये संभव है, जैसे कि सौर ऊर्जा है। तो ये जो ऊर्जा के स्रोत हैं ये कभी भी नष्ट होने वाले या कभी भी समाप्त होने वाले नहीं हैं। कम से कम एक मनुष्य या एक मानव जाति के जीवन काल में तो नहीं होंगे। हालांकि जैसे सौर ऊर्जा को हम कहते हैं तो सूर्य की अपनी आयु है, एक उम्र के बाद वो भी नष्ट होगा, एक श्वेत वामन या जो भी बनना होगा उसे वो बन जाएगा। लेकिन वो स्थिति अभी दूर है और तब तक वो बेहिसाब ऊर्जा हमें देता रहेगा, विकिरण ऊर्जा हमें प्राप्त होती रहेगी। तो उस ऊर्जा का हम अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर कहा गया अक्षय ऊर्जा स्रोतों की बातें कर रहा है। सौर ऊर्जा से लेकर महासागरीय और भूतापी ऊर्जा, सिर्फ सौर ऊर्जा ही नहीं, महासागरों की जो लहरें होती हैं उनके अंदर भी बहुत ज़्यादा ऊर्जा होती है। और जमीन की जो ऊर्जा होती है वो भी यहाँ पर मायने रखती है। जो धरती है उसके अंदर बहुत सारी एनर्जी दबी हुई है। उस एनर्जी का एक जो विनाशकारी नमूना है वो हम वॉल्केनो या जो अर्थक्वेक आते हैं उनके रूप में देखते हैं। तो क्यों ना उस ऊर्जा का इस्तेमाल किया जाए। इसके बाद इन सब चीज़ों में हम हाथ आजमा रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। अब ये कि एकदम पारंगत नहीं हुए हैं, ये अलग बात है। ऐसे पहले से ही सशक्त विकल्प हमारे पास उपलब्ध है, जैसे कि परमाणु ऊर्जा के रूप में। मतलब ये तो नए विकल्प हम तलाश रहे हैं, लेकिन ये वाला विकल्प हमारे पास पहले से ही है, ये कोई नया नहीं है, पहले से है। और वैज्ञानिक सिद्धांतों का अनोखा और अपरिमित ऊर्जा का भंडार है। परमाणु ऊर्जा के वर्तमान में हम 2 ही इस्तेमाल जानते हैं। परमाणु ऊर्जा जो है वो 2 ही तरीके से इस्तेमाल होती है। जानते क्या है, बस यही 2 इस्तेमाल इसका ही है। तीसरा कौन सा प्रयोग हो सकता है, आप खुद सोच कर देखिए। एक तो संतुलित प्रयोग होता है, और संतुलित प्रयोग अगर आप करते हैं तो ऊर्जा की आवश्यकताओं की आपकी पूर्ति भी हो जाएगी और प्रचुर मात्रा में ऊर्जा आपको प्राप्त होगी। और दूसरा जो असंतुलित प्रयोग होता है उससे सिर्फ और सिर्फ विनाश होगा। नमूना हिरोशिमा और नागासाकी के रूप में मौजूद है। तो ये चीज़ है।
अब भारत के पास दोनों तरह की क्षमताएं हैं, मतलब परमाणु ऊर्जा के जो भंडार हैं उन्हें हम दोनों तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे हम आयुध भी बना सकते हैं, यानी हथियार भी हमारे पास है, सक्षम है हम लोग किसी भी देश को तबाह करने के लिए। और दूसरी चीज, हमारे पास न्यूक्लियर रिएक्टर भी है जिनके माध्यम से हम ऊर्जा का उत्पादन कर सकते हैं। दोनों विकल्प है। सिप्री की रिपोर्ट जो है उसके हिसाब से वर्ष 2019 के समय तक भारत के पास 130 से 140 परमाणु हथियार थे। ये 2019 का आंकड़ा है, तो लेटेस्ट डाटा अगर आपके पास 2021 या 2020 का होगा तो उसे आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। यह अनुमान वेपन ग्रेड प्लूटोनियम पर आधारित था। ये जो पीयू है ये असल में एक रेडियो एक्टिव तत्व होता है। आवर्त सारणी आपने रसायन विज्ञान में पढ़ी होगी, तो उसमें ये एक तत्व है प्लूटोनियम, और ये रेडियो एक्टिव गुणों से युक्त होता है, तो इस पर आधारित था। और अगर बात ऊर्जा क्षेत्र की हो रही हो तो भारत के पास एक अति महत्वाकांक्षी स्वदेशी परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम है, और आशा की जा रही है कि वर्ष 2024 तक, यहाँ पर आगे की बात, भविष्य की संभावनाओं की बात कर रहे हैं, वर्ष 2024 तक 14.6 गीगावाट बिजली का उत्पादन इस माध्यम से संभव हो सकेगा। और 2032 तक, यानी आगे की बात करें तो 2032 तक यह आंकड़ा 63 गीगावाट तक पहुंचे जाने की उम्मीद है। मतलब इतना हो सकता है, ये सब संभावनाएं हैं, लेकिन ये मुश्किल भी नहीं है, असंभव कुछ नहीं होता, आप जानते हैं। भारत का परमाणु ऊर्जा भंडार अगर पूरा टोटल देखा जाए तो 293 मिलियन टन है, और इसमें अधिकांशतः जो योगदान है वो पूर्वी राज्यों, मतलब पूर्वी राज्यों में कौन कौन से, तो झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल का है। और भारत में ऊर्जा ग्रिड भी अलग अलग क्षेत्रों में अवस्थित है। यहाँ तक तो हमने भारत के बारे में कुछ बातें की कि भारत के पास किस प्रकार की ऊर्जा है, परमाणु ऊर्जा कितनी मात्रा में है, सक्षम है अथवा नहीं है, ये सब हमने देखा। इसके बाद परमाणु का मतलब हमें बताना होगा। तो परमाणु ऊर्जा का अर्थ यह है कि किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में निहित ऊर्जा, जब किसी भी तत्व के परमाणु का हम आकार बनाते हैं, यानी उसकी संरचना बनाते हैं, तो उसमें बाहरी कक्षाएं होती हैं, कक्षक होते हैं, उन्हें आप KLMN के नाम से जानते हैं, या SPDF, जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप करते थे पुरानी कक्षाओं में, वो अलग चीज़ है। बीच में एक न्यूक्लियस होता है, नाभिक, और उसके अंदर रहते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन जो है वो धनावेशित होते हैं, और न्यूट्रॉन जो है उनके ऊपर कोई आवेश नहीं होता, वो न्यूट्रल होते हैं। और जो बाहरी कक्षक होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, ये आपने पढ़ा है। यही संरचना है परमाणु की। तो ऐसा जो परमाणु होता है, इसका अधिकतर द्रव्यमान उसके केंद्र में, यानी उसके नाभिक पर केंद्रित होता है, मैक्सिमम, और बहुत कम जो द्रव्यमान का हिस्सा या बहुत कम जो उसके भार का हिस्सा होता है वो कक्षकों में वितरित होता है। तो ये जो परमाणु का नाभिक होता है, इसके अंदर जो ऊर्जा होती है उसको अगर हम प्राप्त कर लेते हैं, उसको अगर हम यूटिलाइज कर लेते हैं, तो बेहिसाब ऊर्जा हमें प्राप्त होगी, और उस ऊर्जा से हमारी ऊर्जा की जितनी भी आवश्यकताएं हैं वो सब पूर्ण हो सकती हैं। ये कुछ बातें हैं। अब आइए देखते हैं। तो इसमें यही कहा गया है कि इन परमाणुओं का लगभग 99% द्रव्यमान इनके नाभिक में केंद्रित रहता है, मतलब समझ लीजिए कि लगभग समूचा। और यहाँ पर जो नाभिक होता है वहाँ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाम के मूल कण विद्यमान होते हैं। यदि इस नाभिक को कई टुकड़ों में तोड़ा जाए, इसके अंदर विघटन उत्पन्न किया जाए, विखंडन पैदा किया जाए, तो बेहिसाब ऊर्जा मुक्त होती है, और यह क्रिया विखंडन कहलाती है। और इसके विपरीत नाभिकों के जुड़ने की जो प्रक्रिया होती है उससे भी ऊर्जा निकलती है। ऐसा नहीं कि नाभिक जो है वो जुड़ जाएंगे तो एनर्जी नहीं निकलेगी, ये सब कॉमन बातें हैं। ये जो प्रक्रिया होती है इसको क्या कहा जाता है? नाभिकीय संलयन कहा जाता है, और इससे विखंडन से भी ज्यादा ऊर्जा मुक्त होती है। नाभिकीय संलयन की जो क्रिया होती है, जब दो छोटे छोटे नाभिक मिलकर एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं, तो इन दो छोटे नाभिक यानी दोनों परमाणुओं का जो द्रव्यमान होता है उससे बनने वाले जो बड़े परमाणु का द्रव्यमान है वो थोड़ा सा कम होता है। तो बीच में जो द्रव्यमान की क्षति होती है वो ऊर्जा के रूप में, विकिरण के रूप में बाहर आती है, और ये बहुत ज्यादा मात्रा में होती है। तो ये जो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया है इसमें और ज्यादा मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। सूर्य इसका साक्षात उदाहरण है, और जितने तारे हैं उनके अंदर प्रायः यही प्रक्रिया चलती है। तारों के अंदर जो मेन फ्यूल होता है वो हाइड्रोजन का होता है, और उसके नाभिक जब जुड़ते हैं तो हीलियम के नाभिकों का निर्माण होता है। यही चलता रहता है। तो अब ये इसमें बताया गया। और उसके बाद यूरेनियम 235 जैसे जो रेडियो एक्टिव तत्व हैं, यहाँ पे 92 इसका परमाणु क्रमांक और 235 परमाणु भार है। तो ये जो रेडियो एक्टिव तत्व हैं इनका अगर विघटन करा दिया जाए, यानी इनके अंदर विखंडन करा दिया जाए, तो ऊर्जा तो प्राप्त हो ही जाती है, लेकिन अगर इसके ऊपर से नियंत्रण हट जाए, मतलब मान लीजिए कि हम लोग इसके ऊपर विखंडन की क्रिया को शुरू करवा देते हैं, मंद गति के न्यूट्रॉनों की बौछार करके स्टार्ट करवा देते हैं चेन रिएक्शन, तो शुरू तो हो जाएगा, लेकिन अगर उसे हम कंट्रोल न कर सके तब क्या होगा? तो 6 अगस्त 1945 का वह सवेरा, जब आकाश में जापानी लोगों ने कुछ अमेरिकी बम वर्षकों को देखा, बम बरसाने वाले जो विमान होते हैं, लड़ाकू विमान, उनको देखा, और फिर अपनी ओर फेंके गए पैकेट नुमा बंडलों को देखा। जापान में एक दिन निकलता है, ये 6 अगस्त का दिन था, ये हिरोशिमा शहर की बात हो रही है, समझ गए आप? तो वहाँ पे जो लोग थे वो अपने काम धंधे में व्यस्त थे, वो औद्योगिक क्षेत्र था, उद्योग धंधे वहाँ पे ज़्यादा थे, काफ़ी विकसित क्षेत्र था। और उसके बाद लोग काम धंधे में विलीन थे। ऊपर से हवाई जहाज उड़ते रहते हैं, तो विश्व युद्ध का समय चल ही रहा था, तो हवाई जहाज़ों का दिखना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन उनके अंदर से एक पैकेट नुमा चीज़ नीचे गिरती है, और लोग सोचते हैं कि कुछ खाने पीने का सामान या राहत सामग्री है, लेकिन ये अमेरिकी जहाज थे, तो लोगों को आश्चर्य होता है। और वो पैकेट जैसे ही नीचे आते हैं तो उसमें कहा गया कि कुछ ही क्षणों में सब कुछ खाक बन जाता है। मतलब पहले तो बहुत चकाचौंध रोशनी होती है, और देखने वाली आंखें जो है वो दोबारा बंद नहीं हो पाती, वहीं पिघल जाती, और उसके बाद बेहिसाब विस्फोट होता है और भयंकर गर्मी वहां उत्पन्न होती। ये जो शहर है ये हिरोशिमा है, और यही मंजर 3 दिन के बाद नागासाकी में प्रकट हुआ, वहां भी गिरा दिया गया। तो यह समय 1945 का था, ये बीती हुई बात है, आज से बहुत समय पहले की बात, जब केवल अमेरिका ही परमाणु को बम के रूप में इस्तेमाल करना जानता था। हिटलर भी जानता था, लेकिन वो पहले परीक्षण नहीं कर पाया, पहले अमेरिका नहीं कर लिया।
तो अमेरिका ही इसे सफल परीक्षण करने में सफल हो सका, लेकिन आज तो हर राष्ट्र के पास ये चीज़ है। ऐसा नहीं है कि हर सक्षम राष्ट्र जो है वो इससे विहीन है, सबके पास है। और ऐसी स्थिति में बहुत खतरनाक कंडीशन पैदा होती है, और वही यहाँ कहा गया है कि उसके हाथ में यह ताकत प्रचुर मात्रा में मौजूद है, और अगर संघर्ष की परिस्थितियां बढ़ती हैं या विश्व युद्ध के समान स्थितियों का निर्माण हो जाता है तो क्या हो सकता है, इसका उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है, आप जानते हैं। युद्ध के अतिरिक्त परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में भी सावधानी हटी और दुर्घटना घटी वाली स्थितियां होती हैं। ये तो युद्ध की बात हो गई, बम बना दिया, और बम का जो उद्देश्य होता है वो विनाश करना होता है। लेकिन जो ऊर्जा के लिए हम लोग रिएक्टर बनाते हैं, उसके अंदर भी इस तरह की घटनाएं हो सकती हैं। तो जो रिएक्टर होते हैं यानी परमाणु ऊर्जा संयंत्र होते हैं, उनमें भी यही चीज़ है। चेरनोबिल हो या फुकुशिमा, यह त्रासदी कहीं भी संभावित है, हो सकती है। लाख आप सावधानी रखिए, लेकिन परमाणु के अंदर से जो ऊर्जा निर्मुक्त होती है, अगर वो जरा सा आउट ऑफ कंट्रोल होगी या कहीं से भी जरा सी चूक होती है, तो इससे जो परिणाम होंगे वो विनाशकारी हो सकते हैं। और भारत के जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं वो बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील क्षेत्रों में मौजूद हैं। संवेदनशील का मतलब यह है कि वहाँ भूकंप या अन्य जो चीज़ें हैं वो आ सकती हैं। विस्फोट जैसी परिस्थितियाँ अगर न भी बने, मान लीजिए कि विस्फोट नहीं होता है, उतना ज़्यादा कंडीशन बिगड़ती नहीं है, तो भी रेडियो एक्टिव पदार्थ हमेशा ही अल्फा बीटा गामा उगलते रहते हैं। अल्फा बीटा गामा जो तरंगे हैं, गामा वाली सबसे खतरनाक होती हैं, तो यह जहाँ से भी खोद कर निकाले जाते हैं वहाँ के माहौल में जहर घोल देते हैं। मतलब ऐसा है कि जो परमाणु रिएक्टर हैं उनके अंदर कुछ ना कुछ ईंधन चाहिए होगा, और वो ईंधन एक रेडियो एक्टिव पदार्थ होगा। तो रेडियो एक्टिव पदार्थ आप कहीं ना कहीं से निकालेंगे या कहीं से आयात करेंगे, दो ही बात है। तो भारत में जहाँ से रेडियो एक्टिव पदार्थ निकलते हैं वो क्षेत्र बड़े ही असुरक्षित हैं। जैसे कि आप देखिए सिंहभूम जादूगोड़ा जो क्षेत्र है, ये यूरेनियम यहाँ धरती के नीचे दबा हुआ था, सोया हुआ था, और जमीन के अंदर कुछ भी दफन करके उसको शांत रखने की ताकत होती है, ये धरती की काबिलियत होती है। लेकिन हम मनुष्यों ने क्या किया, अपने फायदे के लिए उसको निकाल लिया बाहर, और वहाँ पे जनजातीय आबादी जो कि लकड़ी काटकर और ऐसे ही वन्य उत्पादों से अपना जीवन यापन कर रही थी, उसको एक नया रोजगार मिल गया। ये यूरेनियम उत्खनन वाला जो काम था उसमें वो लग गए। लेकिन नतीजा क्या निकला, वहाँ पे हिरोशिमा और नागासाकी वाला मंजर बिना बम विस्फोट के प्रकट हो गया। वंशानुगत विकलांगता, असाध्य रोग, हाथ और पैरों की जो अपाहिजपना है वो सब यहाँ पे उत्पन्न होने लगा। और परमाणु कचरे का सही प्रबंधन भी नहीं हुआ, सही ढंग से सरकार ने वहाँ पे डंप नहीं करवाया जो कचरा बचता था, तो पानी भी यहाँ का प्रदूषित हो गया। अब स्थिति यह है कि यहाँ से कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहता, इस प्रकार की इनकी कंडीशन बन गई। तो ये सब असावधानी के ही परिणाम है। और 1970 के दशक में पर्यावरणविद जो थे उन्होंने परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों पर निर्भरता कम करके नवीकरणीय ऊर्जा को अपनाने पर बल दिया। तो यहाँ जो नवीकरणीय ऊर्जा है ये परमाणु ऊर्जा का विकल्प हो सकती है। हालांकि परमाणु ऊर्जा अपने आप में खुद बेजोड़ है, लेकिन उसके बावजूद उसके जो खतरे हैं उसको ध्यान में रखते हुए ये एक विकल्प हो सकता है। और यह जो ऊर्जा के स्रोत हैं इन्हें अक्षय समझा जाता है, अर्थात इनका कभी भी क्षय नहीं होता है, और फिर से ये नवीनीकृत होने की क्षमता से युक्त होते हैं, पर्यावरण के लिए अनुकूलित होते हैं, आर्थिक लाभ प्रदाता भी हो सकते हैं। भारत दुनिया का एकमात्र देश है जहां पर नवीकरणीय ऊर्जा के लिए एक अलग मंत्रालय बना हुआ है, ये बड़ी बात है। लेकिन तमाम झंझटों के चलते इस क्षेत्र में लोकप्रियता का अभाव है। देखिए नवीकरणीय ऊर्जा सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है कि चलिए हम परमाणु ऊर्जा वाला जोखिम नहीं लेते हैं, हम जीवाश्म ईंधन को रख देते हैं एक तरफ कि हमारे जो आने वाले लड़के बच्चे हैं वो इस्तेमाल करेंगे। अभी हम क्या करते हैं, नवीकरणीय ऊर्जा यानी एक ठे सोलर पैनल लगा लेते हैं, और उसके बाद भूतापीय ऊर्जा और महासागरीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, इन सब का इस्तेमाल करते हैं। सुनने में बहुत अच्छा लगता है, किताब में हम लोग पढ़ लेते हैं और दावा करते हैं, लेकिन जब असल में इसके इस्तेमाल की बात आती है तो अभी उतना इंफ्रास्ट्रक्चर इस मामले में डेवलप नहीं है, संसाधनों का और संरचना का, और लागत प्रभावी ये नहीं है। एक ये भी दिक्कत है, मतलब जितना खर्चा इसको स्थापित करने में या इसके रख रखाव में आता है उतनी लागत अगर हम लगाएं तो बहुत अच्छी मात्रा में जो सामान्य परंपरागत ऊर्जा के स्रोत है वो हमें ऊर्जा दे सकते हैं। तो पहली चीज़ इसे किफ़ायती बनाने की आवश्यकता है और जन जन में लोकप्रिय बनाना आवश्यक है। तो किफ़ायती होगा, आसान इस्तेमाल वाला होगा, तो अपने आप ही लोकप्रियता बढ़ेगी, वही बात है। इसके बाद आप देख लीजिए परमाणु ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा अन्य ऊर्जा स्रोतों में भी तकनीकी के विकास का एक बड़ा फर्क हमें दिखाई देता है। अब यहाँ पर आप उपसंहार कर दीजिए, इतनी सारी बातें आपने कही। तो भारत आज भी परमाणु ऊर्जा का युद्ध क्षेत्र में नियंत्रित प्रयोग करने के लिए पक्षधर है। भारत शांति प्रिय देश है, भले ही इस समय हमारी विदेश नीतियां थोड़ी सी आक्रामक हो गई हैं, तो ये तो सरकार और सत्ताओं के बदलने से प्रभाव पड़ता है। सरकार अगर शांति प्रिय होगी, मतलब ईंट का जवाब पत्थर से देने वाली नहीं होगी, वो एक गाली सुनकर चुप रह जाने वाली होगी, तो यहाँ शांति पसंद नीतियाँ या शांति पक्षधर नीतियाँ हमारी कही जाएंगी, और जैसा वहाँ से प्रतिक्रिया हुई है वैसा ही जवाब देने वाली होगी, तो उसे आक्रामक कहा जाएगा। तो ये तो समय के साथ परिवर्तनशील है। लेकिन उसके बावजूद हमारा देश जो है उसकी मूल धारणा यही है कि पहले पहल हम नहीं करेंगे, पहले पहल सामने वाला करेगा, ये चीज़ है। यहाँ वही चीज़ कही गई है कि नो फर्स्ट यूज़। ये जो नो फर्स्ट यूज़ की नीति है यानी NFU, इस पर हम प्रतिबद्ध तो हैं, लेकिन क्या हम अन्य सक्षम राष्ट्रों के भांति संयम देख सकते हैं? कहने का मतलब ये है कि जो सक्षम राष्ट्र हैं हमारी तरह, परमाणु ऊर्जा उनके पास भी है, तो क्या वो हमारी तरह संयमित हो सकते हैं? वो जल्दबाजी कर दिए तब तो हम इस लायक ही नहीं बचेंगे कि फिर पलटवार कर सके। तो अगर नहीं तो विकल्प ही क्या बचेगा? मतलब अगर उनके पास संयम नहीं होगा तो संयम हमें भी तोड़ना पड़ेगा मजबूरीवश, और विकल्प कुछ नहीं बचेगा। तो सारांश यही है कि संसाधन फायदेमंद होंगे या तबाही के शस्त्र। ये थोड़ा सा समापन आप इस तरीके से कर सकते हैं कि संसाधन जो है वो फायदेमंद होंगे या तबाही के शस्त्र, यह मनुष्य की वृत्ति और कौशल पर निर्भर करता है। भारत को इस क्षेत्र में उन्नयन के साथ फूंक फूंक कर कदम बढ़ाने की आवश्यकता है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप उपयोग करना छोड़ दीजिए, आप उपयोग करिए लेकिन सावधानी के साथ।
जो विज्ञान को एक तलवार की भांति बताया गया है, तो ये मोह की जो स्मृति होती है उसके पार कर देना ही इसको बेहतर होता है। मतलब आप कविताओं का इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं, हालांकि कविताएं यहाँ बहुत ज़्यादा प्रासंगिक नहीं है। आप मोटे तौर पे ये बता सकते हैं कि परमाणु ऊर्जा जो है वो उपयोगी तो है, लेकिन उसके साथ आवश्यक जो सावधानियां हैं अगर उन्हें नहीं रखा जाता है तो ये उतनी ही विध्वंसकारी हो सकती है। तो यहाँ पर हमने इस मुद्दे को समाप्त किया है और ऐसे ही टॉपिक जारी रहेंगे, लेकिन तब तक के लिए नमस्कार।